चलो हम रिवीजन कर रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2019 के पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं था, ये अमेंडेड एक्ट है, पुराने वाले सारे रिपील और रिप्लेस हो गए। सब ध्यान से सुनना, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स की एक्ट क्यों आया था, उसका ऑब्जेक्टिव या उसका प्रियम्बल मैं बोलूंगी पहले, उसके बाद बताना, ठीक है। उसका प्रियम्बल क्या बोलता है, ठीक है। पहला है प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्शन, मतलब एक्ट क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। फिर स्टैब्लिश अथॉरिटीज फॉर टाइमली एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स एंड मैटर्स कनेक्टेड देयरविद। चार प्रियम्बल्स में चार पॉइंट्स कवर होते हैं, इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, स्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटीज, सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स और एनी मैटर्स कनेक्टेड देयरविद। टाइमली एंड इफेक्टिव administration is under the authorities, establishment of authorities for timely and effective administration. मेन फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कवर होते हैं ई कॉमर्स, डायरेक्ट सेलिंग, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मतलब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। उसके बाद स्ट्रिक्ट नॉर्म्स फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, स्ट्रिक्ट नॉर्म्स फॉर प्रोडक्ट लाइबिलिटी, पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस थ्रू मीडिएशन। हमने कुछ डेफिनेशन देखी थी, अगर हम डेफिनेशन देख रहे हैं एडवर्टीजमेंट की, ठीक है। एडवर्टीजमेंट में हमें याद रखना है कि उसमें एंडोर्समेंट भी कवर होता है, तो ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी, रिप्रेजेंटेशन, एंडोर्समेंट, प्रोनाउंसमेंट, मीन्स ऑफ लाइट, साउंड, स्मोक, गैस, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थ्रू इंटरनेट वेबसाइट, includes any notice, circular, label, wrapper, invoice और such other documents. अगर हम देखते हैं अप्रोप्रिएट लिबॉरिटी क्या होता है, तो एनी लिबॉरिटी विच इज रिकग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर एनी अदर अंडर एनी अदर लॉ में आती है, बट मेंटेन, एडेड एंड फाइनेंस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब जो स्टेट गवर्नमेंट वाली जो रिकग्नाइज बाय स्टेट गवर्नमेंट है वो अंडर द गाइडेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है। कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट कौन होते हैं, कंज्यूमर वॉलंटरी, मैं बताऊंगी जब मैं पूछूंगी तब एक एक करके बताना, ठीक है। कंज्यूमर एनी वॉलेंट, तो याद करते जाओ, ठीक है। कंज्यूमर एनी वॉलेंट्री एसोसिएशन जो कि रिकग्नाइज्ड अंडर एनी लॉ, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल अथॉरिटी, वन और मोर कंज्यूमर हैविंग सेम इंटरेस्ट, डेथ ऑफ अ कंज्यूमर, कंज्यूमर बीइंग माइनर, ठीक है। अगर डेथ ऑफ अ कंज्यूमर है तो उसके लीगल एयर्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, माइनर है तो उसके गार्जियंस। कंप्लेन, कंप्लेन क्या होता है भैया, कंप्लेन होता है एनी एलिगेशन इन राइटिंग, ये वर्ड याद रखना जब भी पूछे कंप्लेन क्या होता है, तो एलिगेशन इन राइटिंग मेड बाय द कंप्लेनेंट फॉर ऑब्टेनिंग एनी रिलीफ। सबसे पहले कंप्लेन के अंदर आना चाहिए एलिगेशन इन राइटिंग, मतलब यू नो मेड बाय द कंप्लेनेंट फॉर ऑब्टेनिंग एनी रिलीफ। उसके अंदर कवर होता है अगर आपके साथ अनफेयर ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रहा है या रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है। फिर गुड्स अगर अपन आपने खरीदे हैं तो उनमें डिफेक्ट्स है, सर्विसेज ली है तो डेफिशिएंसी है। अगर ट्रेडर और सर्विस ने आपसे एक्सेस प्राइस चार्ज की है, कैसे, फिक्स्ड बाय लॉ, डिस्प्ले, डिस्प्ले या लिस्ट कोई एग्जिबिटेड है, ठीक है, प्राइस लिस्ट है या फिर डिस्प्लेड ऑन द गुड्स, ठीक है। उसके बाद फिर द गुड्स hazardous टू लाइफ, सेम सर्विसेज विच आर hazardous टू लाइफ, ठीक है। अब उसमें आपने कॉन्ट्रवेन किया है, सेफ्टी, सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो नहीं करी है, ठीक है। और फिर ट्रेडर को पता था कि वो अनसेफ है, ऐसी सर्विसेज होगी विच इज इंजूरियस टू हेल्थ, या फिर आपका कोई प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन के अगेंस्ट कोई क्लेम है, तो ये आपके हो गए कितने सारे पॉइंट्स फॉर कंप्लेन। तो अनफेयर ट्रेड, रिस्ट्रिक्टिव, डिफेक्ट्स, डेफिशिएंसी, हजार्डियस, हजार्डियस सर्विसेज, प्राइस और क्लेम ऑफ प्रोडक्ट लाइबिलिटी, ऐसे चार्ट से फटाफट रिवाइज हो जाता है। अब आता है कंज्यूमर, जब हम कंज्यूमर पढ़ रहे हैं तो दो पॉइंट्स हैं, पहले तो कि एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड
फॉर कंसिडरेशन, हमें याद रखना है, बाइज एनी गुड फॉर कंसिडरेशन, पेड, प्रॉमिस, पार्टली प्रॉमिस, under a system of deferred payment, include any use of such goods other than the person who buys the goods for such consideration. मतलब इसमें ये include हो गया जिसने paid या promise to paid, partly promised under the system of def, मतलब उसके लिए भी again same line है. पहले हमने लिखा है buys any good for consideration paid, फिर under a system of deferred payment includes any person who uses such goods other than the person who has paid the consideration. उसके बाद फिर बट डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करते हुए, ऑब्टेन द गुड्स ऑफ रीसेल एंड कमर्शियल पर्पस. ऐसी अगर सर्विसेज का ले लो तो हायर्स और अवेल्स एनी सर्विसेज, ठीक है, पेड, पार्टली पेड, या फिर इंक्लूड एनी अदर सिस्टम, अदर पर्सन, but does not include who has availed service for any commercial purpose. एक्सप्लेन क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन व्हाट इज कमर्शियल पर्पस. तो कमर्शियल पर्पस में इंक्लूड होता है डज नॉट इंक्लूड यूज बाय अ पर्सन ऑफ गुड्स बॉट, ठीक है, मतलब वो पर्सन नहीं है जिसने इस गुड्स को यूज किया है, बट यूज्ड बाय हिम एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ हिज लाइवलीहुड बाय मींस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. ये हो गया कमर्शियल पर्पस. कैसे भी तरीके से आपने पैसे कमाने की कोशिश की है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, कमर्शियल. इसके लिए तुमको एक केस लॉ कोट करना पड़ेगा जो कि है ये वाला, वो नहीं, ये लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स, ठीक है, ये बताता है कमर्शियल पर्पस क्या होता है. Supreme Court is a clarificatory in nature to observe that whether the purpose of a person which has bought goods is commercial purpose. उसने क्लियर किया है कि ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि कमर्शियल पर्पस क्या है, ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, एंड इट टू बी डिसाइडेड इन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस. वो फैक्ट्स में डिसाइड हो जाना चाहिए कि कमर्शियल पर्पस है कि नहीं, क्योंकि कमर्शियल पर्पस मतलब जब आप कोई भी चीज बेच के कुछ पैसा कमा रहे हो, ठीक है. If the commercial purpose is used by the person himself for the purpose of earning his livelihood, for वही चीज वापस लिखी है, for his livelihood या फिर self employment, the Supreme Court observed that the person has a machine. अगर उसने अपनी livelihood earning के लिए उसे use किया है, ठीक है, he would be a consumer, मतलब अपने लिए अपनी earnings के लिए. और फिर if such person took assistance of one or two other members, तो फिर वो तो भी कंज्यूमर है. पर अगर वो इस चीज को रेंट पे दे देता है या फिर, तो वो कमर्शियल पर्पस में इंक्लूड हो जाता है. ही वुड नॉट बी अ कंज्यूमर. दैट्स इट. फिर हमने दो केसेस पढ़े, एक भूपेंद्र जंग और एक लक्ष्मीबेन लक्ष्मीचंद शाह वाला. भूपेंद्र जंग में क्लियरली बताया था कि वो पर्सन ने जो लेट आउट किया था अपना ट्रैक्टर, ठीक है, वो आइडियल टाइम के लिए, फिक्स टाइम के लिए दिया हुआ था, तो वो कंज्यूमर है, क्योंकि वो सिर्फ किसी और पर्सन को यूज करने देता, उसको हम कमर्शियल पर्पस में इंक्लूड नहीं करेंगे. लक्ष्मीबेन लक्ष्मीचंद वाले केस में एक और केस है नरसम्मा, ठीक है. नरसम्मा में क्या होता है, वो विडो होती है, इंश्योरेंस का उसको चाहिए होता है, तो उस वो क्लेम कर सकती है बीइंग बेनिफिशियरी, क्योंकि वो पर्सन की तो डेथ हो गई, मतलब जो एक्चुअल कंज्यूमर था उसकी डेथ हो गई है, तो शी इज बीइंग अ बेनिफिशियरी, शी कैन आस्क फॉर इट, तो वो कंज्यूमर के अंदर कवर होगी. फिर ऐसी एक हमने टेनेंट वाला केस पढ़ा था. अगर टेनेंट क्लेम करता है कि रेंट क्लीनिंग मेंटेनिंग पर्पस के लिए इंक्लूडेड था, और फिर वो पर्सन ने क्लेम किया है कि मी बीइंग अ कंज्यूमर फाइलिंग अ कंप्लेन अगेंस्ट यू, तो उधर पे कोर्ट ने जजमेंट दिया ही इज नॉट अ कंज्यूमर, टेनेंट कैन नॉट बी कवर्ड अंडर अ डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर. हमने देखा है हु इज नॉट अ कंज्यूमर, जो गुड्स ऑब्टेन करता है फ्री ऑफ चार्ज, हु अवेल सर्विस फ्री ऑफ चार्ज, हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल और एनी कमर्शियल पर्पस, any services for commercial purpose, who avail service under a contract of service. चलो, कंज्यूमर डिस्प्यूट, ठीक है, वो एलिगेशंस. व्हाट आर द कंज्यूमर राइट्स? राइट टू बी प्रोटेक्टेड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी अश्योर्ड, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सी रेड्रेसल. डिफेक्ट के अंदर आता है फॉल्ट, इम्परफेक्शन, शॉर्टकमिंग, क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी और स्टैंडर्ड. जो की चीज मेंटेन करनी थी अंडर एनी लॉ पर वो आपने नहीं की है, ऐसी डेफिशिएंसी जब आपकी वही फॉल्ट, इम्परफेक्शन होगा नेचर एंड मैनर ऑफ परफॉर्मेंस में. एनी एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस और ओमिशन भी किस में आ जाता है? हमने नेग्लिजेंस और ओमिशंस के केसेस देखे ना, वो सब डेफिशिएंसी इन सर्विस में है. फिर डेलिबरेटली विथ होल्डिंग द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, ये भी किसके अंदर है? डेफिशिएंसी के अंदर.
उसके बाद डिजाइन, डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। एंडोर्समेंट क्या होता है? मैसेज, वर्बल स्टेटमेंट या डेमोन्स्ट्रेशन, वर्ड याद रखना है डेमोन्स्ट्रेशन वाला। डिपिक्ट द नेम, सिग्नेचर, लाइकनेस और आइडेंटिफिएबल ऑफ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, अब आ जाते हैं हार्म। हार्म क्या होता है? डैमेज और एनी इमोशनल पेन, तो उसका मीनिंग मैंने लिखा हुआ है। वैसे उसके अंदर 4 पॉइंट्स हैं। डैमेज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, ठीक है, पर्सनल इंजरी, मेंटल अगोनी या फिर इमोशनल डिस्ट्रेस, ठीक है, और फिर एनी लॉस और सर्विसेज। उसके बाद डोर लगा देना प्लीज। मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर के अंदर 3 लोग कवर होते हैं। मेक्स एनी गुड, असेंबल्स एनी गुड्स, या फिर अपना लेबल लगा दे। वेरी गुड। जब हम देखते हैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर तो इसमें 3 पॉइंट्स और इंक्लूड होते हैं, हम आगे देखेंगे। अब हम देख रहे हैं मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स क्या होता है। मिसलीडिंग जब आप फॉल्सली डिस्क्राइब करते हो किसी प्रोडक्ट सर्विस को, फॉल्स गारंटी देते हो, ठीक है। कन्वेज एक्सप्रेस इम्प्लाइड रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द मैन्युफैक्चरर और सेलर, डेलिबरेटली कंसील इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। हम हर जगह देखा है मिसलीड और फॉल्स स्टेटमेंट। Conveys or express or implied representation which, comma, if made by the manufacturer, seller or service provider would constitute unfair trade practice. जब आपने कोई भी चीज कन्वे की है, रिप्रेजेंट करिए थ्रू अ एडवर्टीजमेंट कि ये चीज का यूज इस तरीके से होगा, पर एक्चुअल में उसमें वो चीज नहीं है। जो अनफेयर ट्रेड वाले, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में फर्स्ट पॉइंट है कि आप फॉल्स स्टेटमेंट देते हो किस किस तरीके से। उधर आप दे रहे हो 20%, रिप्रेजेंटेशन है कि आपके पैकेट में 20% का एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फूड है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है। तो आपने क्या किया? कन्वे करने की कोशिश की, एक्सप्रेस करने की कोशिश की किसी चीज को, पर एक्चुअल में वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर कवर हो जाएगा क्योंकि आपने झूठ बोला है, ठीक है। तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि वो मिसलीडिंग, अगर एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं उस चीज को, उसने प्रिंट कर दिया है उनके हिसाब से, अगर आप जाओगे तो वो मेजरमेंट में कुछ ग्राम ज्यादा होगा ही। अब वो हवा का मेजरमेंट होगा कि 4 एक्स्ट्रा सिर्फ कुरकुरे डाले होंगे, जिसको वो कह रही है 20% एक्स्ट्रा है। कोई भी ऐसे आपको इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगा, इतनी बड़ी ब्रांड है वो, इतनी बड़ी कंपनी है, अगर वो मेंशन कर रही है तो उसके पीछे के कॉन्सिक्वेंसेस वो ऑलरेडी कवर कर चुकी है। इवन इफ यू फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट these companies, they'll win because they are very smart to present 20% extra. पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन आ जाता है? इंडिविजुअल, फर्म, एचयूएफ, कोऑपरेटिव, एसोसिएशन, एनी कॉर्पोरेशन, कंपनी। प्रोडक्ट लायबिलिटी के अंदर आते हैं प्रोडक्ट सेलर और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर। उसी के अंदर अगर आपको कोई कॉम्पनसेशन लेना बाकी है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट सेलर या प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर, तो उसके लिए आप प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन लेते हो क्योंकि आपका कोई कॉम्पनसेशन लेना बाकी है। फिर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, जैसे हमने 3 ऊपर पॉइंट्स देखे, उसमें 3 और पॉइंट्स हैं कि अगर वही मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बनाता भी है, सेल, डिस्ट्रीब्यूट, लीज, इंस्टॉल, प्रिपेयर, डिजाइन, लेबल, मार्क्स, रिपेयर्स, मेंटेन, तो वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर में कवर करते हैं। सिर्फ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ऐसा बोला हुआ है। फिर डिजाइन, प्रोड्यूसर्स मैंने बोल दिया, फैब्रिकेट, रीमैन्युफैक्चर या प्रोडक्ट फॉर रीसेल भी करता है तो वो मैन्युफैक्चर में कवर हो जाएगा। और बीइंग अ प्रोडक्ट सेलर और अ प्रोडक्ट इज आल्सो, देखो यहाँ पे वो लिख दिया, ठीक है, कि प्रोडक्ट सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट इज आल्सो मैन्युफैक्चर ऑफ सच प्रोडक्ट। अब जस्ट देखो प्रोडक्ट सेलर के नीचे अ मैन्युफैक्चरर हु इज आल्सो अ प्रोडक्ट सेलर, पहला पॉइंट ही यही है कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर इज आल्सो अ प्रोडक्ट सेलर। अब एक सर्विस प्रोवाइडर बट डज नॉट इंक्लूड इमूवेबल प्रॉपर्टी, फ्लैट्स वगैरह कवर होते हैं। और फिर प्रोफेशनल सर्विस अगर आपको दे रहा है अपना ओपिनियन और स्किल यूज करके, वर्ड्स ये याद रखना, ठीक है, ओपिनियन और स्किल यूज करके, और फिर वो भी कवर नहीं होगा। और फिर ऐसा पर्सन जो फाइनेंशियल कैपेसिटी में आपकी हेल्प कर रहा हो, या फिर ऑब्वियसली जो कोई मैन्युफैक्चरर, सेलर, होलसेलर नहीं हो, वो प्रोडक्ट सेलर नहीं है। और कोई पर्सन अगर प्रॉपर्टी लीज कर रहा है बट उसको इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो इंस्पेक्शन कर सके, ठीक है। मैंने तभी जैसे एनबीएफसीज है,
ठीक है, अब वो रजिस्टर्ड है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ऐसे बहुत सारे नॉमिनल लेवल पे फर्म्स है जो एनबीएफसी नहीं है, पर उनको एक आरबीआई के थ्रू लाइसेंस है कि आप कंपनी फॉर्म में नहीं हो पर आप ऐसे फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकते हो। तो फॉर स्मॉल बिजनेसेस देर आर पीपल जो नॉर्मल एसोसिएशन वर्ड देके या फिर ऐसी बैंक या सर्विस फाइनेंशियल सर्विस का नाम देके कि साक्षी फाइनेंशियल सर्विसेज ऐसे देखिए वो आपको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसको उनके में ना इंटरेस्ट बहुत कम होता है और ब्याज पे जो देते हैं ना लोग वो नहीं, पर उसी का ही रजिस्टर्ड फॉर्म एक आता है। तो वो लोग अगर आपको पैसा दे रहे हैं ना तो उसको हम प्रोडक्ट सेलर में कवर नहीं कर रहे हैं, ना ही हम सर्विसेज के अंदर कवर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो फाइनेंशियल कैपेसिटी में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट नहीं है। एनी विच में आप लोन अपना वापस लोगे, ठीक है, आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है उसके लिए, तो हम उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ऐसी सर्विसेज को हम कवर नहीं करें। अब हम जब बात करते हैं ना प्रोडक्ट सेलर की, आप सर्विस के केस में आ जाओ तो सर्विसेज डिफाइंड है बैंकिंग फाइनेंसिंग, उसमें कवर कर लो। जब आप प्रोडक्ट सेलर की बात कर रहे हो ना, तब आप फाइनेंशियल असिस्टेंस किसी भी फॉर्म में किसी को भी प्रोवाइड कर रहे हो, उसको आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में मत लो। एनबीएफसीज आपको प्रोवाइड करती हैं, ये मैंने बोल दिया स्मॉल, ये ब्याज वाले ही फॉर्म्स होते हैं पर रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है, इनको भी एक लाइसेंस लेना होता है। कुछ अमाउंट तक का ही इनके पास होता है, एनबीएफसी के 2 करोड़ है जैसे, तो इनके पास कुछ अमाउंट तक का ही लिमिट रहती है कि इतना ही वो लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, इतने जुरिस्डिक्शन में कर सकते हैं, उन लोगों को हम कवर नहीं करते। वो सेलिंग नहीं है गुड्स की, आप उसमें से प्रॉफिट नहीं कमाते हो, आप सिर्फ कुछ परसेंट का कमीशन कमा पाते हो, ठीक है, क्योंकि वो कह रहे हैं was not a manufacturer wholesaler, तो वो that cannot be covered अंदर। अब कोई होलसेलर नहीं है तो आप प्रोडक्ट सेलर कैसे बोलोगे, लिखा है who is not a manufacturer। हाँ, जो होलसेलर मैन्युफैक्चर नहीं है वो प्रोडक्ट सेलर नहीं है, वो तो नॉर्मली उन्होंने क्लियर करने के लिए डिफाइन कर दिया। अब है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस में दो दो पॉइंट्स आते हैं। डिले कर दिया है आपने बियॉन्ड एन अग्रीड टर्म कि इतने टाइम पे आप डिलीवर करा दोगे गुड्स, टेंड टू रेज प्राइजेस। और फिर ट्रेड एनी ट्रेड प्रैक्टिस विच रिक्वायर्स अ कंज्यूमर टू बाय हायर, और जिसमें आपने कंडीशन प्री डिसेंट लगा दी है कि ये खरीदने के लिए कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, ठीक है। सर्विसेज में आ जाते हैं वही बैंकिंग फाइनेंसिंग इंश्योरेंस सारी टाइप की सर्विसेज। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में कौन सा इंक्लूड होता है इसमें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस इंक्लूड होता है, कौन कौन बोल रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस के लिए कौन बोल रहा है, सिर्फ दो ही लोग जवाब देंगे, बाकी सबका कुछ भी इंक्लूड नहीं हो। दो चीजें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। मैं मीनिंग नहीं बताऊंगी, मैं बता चुकी हूँ, मुझे बताओ सर्विस की डेफिनेशन में कौन सी आती, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस की कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। ऑफ सर्विस में कौन कौन हाथ उठा रहा है, ऑफ सर्विस, मैंने मीनिंग नहीं पूछा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस इंक्लूड होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर, पढ़ ही नहीं पा रहे हो इतनी देर, और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस के लिए कोई वोट कर रहा है, वोट कर। अमृत तुम क्या बोल रही हो, फॉर सर्विस, ऑफ सर्विस, फॉर सर्विस। मैं आंसर दोबारा चेंज करने का मौका नहीं दूंगी, लास्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के लिए हाँ थी, अभी ऑफ बोल रही थी, जितने लोग ऑफ बोल रहे थे अब क्या बोल रहे हो, फॉर। क्या नहीं समझ आया, सर्विस की डेफिनेशन देख रहे हैं, बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस सब सर्विस में कवर होता है। देयर आर टू थिंग्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। सर्विस की डेफिनेशन में इन दोनों में से कौन सा इंक्लूड, कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है जब एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में आप सर्विस दे रहे हो, तो वो कैसे इंक्लूड हुआ। और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस यानी, इसका डिफरेंस मैंने भेजा था, लिखा है
बट डज नॉट, बच्चों कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस आता है, गलत बोल रहे हो, बट डज नॉट इंक्लूड, बुक में मार्क करो, डज नॉट इंक्लूड को बॉक्स करो, but does not include rendering of any service of free of charge or under a contract of personal service. भैया एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप को अपन सर्विस में इंक्लूड कैसे करेंगे? अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर की बात नहीं मानी तो क्या वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में चले जाएंगे? वो लोग, वो तो एक कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, वो अपने सीनियर के लिए कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, कुछ काम करके दे रहा है, तो वो हम सर्विस में क्यों इन्वॉल्व करेंगे? अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रही हूँ। अगर एम्प्लॉयर ने बोला कि तुम्हें मैं छुट्टी नहीं दूंगा, तुम्हें कल छुट्टी चाहिए, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तो वो क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जाके बात करे? वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है उनके बीच, क्योंकि हाँ तुम लोग सही थे, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, तुम लोगों को गलत नहीं बोला, दीज पीपल, उसने भी फॉर बोला था, उन्होंने भी फॉर बोला था, दीज पीपल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वाले, क्योंकि जस्ट उन्होंने यहाँ पे एक लाइन पढ़ ली थी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज, तुम कंफ्यूज हो गई, तुम्हें पता है डिफरेंस भी। आयुष ने भी फॉर ऑफ सर्विस पे, मास्टर सर्विस वाला, मास्टर और सर्वेंट वाला रिलेशन किस में होता है? ऑफ सर्विस, तो वो हम इन्वॉल्व नहीं करते। अब आता है अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट और लास्ट अनफेयर ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट। जब हम देखते हैं अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, तो हमें वर्ड याद रखना है, जब हम एक्सेसिव सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लेते हैं तो वो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट है। जब हम पेनाल्टी चार्ज करते हैं, एक्स्ट्रा पेनाल्टी, जितना उसको चार्ज होना चाहिए उससे ज्यादा हम चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, जो कि डिसप्रपोर्शनेट पेनाल्टी है। फिर जब हम अर्ली पेमेंट करने के लिए हम रिफ्यूज कर रहे हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट टू टर्मिनेट करने के लिए हम सामने वाले को बोल रहे हैं कि तुम टर्मिनेट कर दो। फिर हम एक और है कि अगर हम परमिट कर रहे हैं एक पार्टी को डेट्रीमेंटली, हम इसका कॉन्ट्रैक्ट किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देते हैं, उसके बाद विदाउट हिज कंसेंट। लास्ट हमने अनरीजनेबल चार्जेस वगैरह लिए हैं कंज्यूमर से, या कोई ऑब्लिगेशंस थोप दिया उन पे, तो क्या हो गया? अनफेयर ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट। अब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर 9 पॉइंट्स है। पहला है, जब भी आप फॉल्स स्टेटमेंट्स, ओरली राइटिंग, विजिबल रिप्रेजेंटेशन करते हो, जब आप कोई ऐसी एडवर्टीजमेंट करते हो जो बार्गेन प्राइस पे आप कर रहे हो, ऐसे लोगों की विच इज नॉट ऑफर्ड फॉर सेल। उसके बाद जब आप परमिट करते हो गिफ्ट प्राइजेस पर उनको इंटेंशन ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग इट, जब आप कॉन्टेस्ट लॉटरी प्राइजेस अनाउंस करते हो लेकिन आप उनका प्रमोशन ऑफ सेल्स और विथ होल्ड कर देते हो इंफॉर्मेशन या फाइनल डिसीजन या रिजल्ट, ठीक है। अब है कि जब आपने कोई भी स्टैंडर्ड के हिसाब से कंप्लाई नहीं किया है, और फिर होर्डिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स करते हो ताकि प्राइस हाई हो जाए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नॉन जेन्युइन गुड्स, ठीक है, और अडॉप्टिव ऑफ डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस। फिर बिलिंग और इशू कैश मेमो आप इशू नहीं करते हो, आप कहाँ कवर हो रहे हो? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में। रिफ्यूज कर रहे हो आफ्टर सेल सर्विस। और लास्ट है डिस्क्लोजिंग यानी किसी भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को आप डिस्क्लोज कर। 3 काउंसिल पढ़ी है हमने। oh वो चार्ट खोलो, तीनों चार्ट है ना वो तुम्हारे बुक में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, स्टेट कंज्यूमर काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। सुन लो जल्दी जल्दी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल आता है टू स्टैब्लिश द सेंट्रल कंज्यूमर काउंसिल, आल्सो नोन एज कंसिस्टिंग ऑफ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है इसको, ठीक है। इसमें एक है मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट, number of such other official non-official as may be prescribed, maximum number 150, meeting 1। ऐसी स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और
एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और फिर मीटिंग 2 बार। डिस्ट्रिक्ट वाले में एवरी डिस्ट्रिक्ट टू प्रमोट कंज्यूमर इंटरेस्ट, ठीक है, राइट ऑफ द कंज्यूमर्स। उसके बाद कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एज चेयरमैन, सच अदर नंबर ऑफ ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल और डिस्ट्रिक्ट शैल मीट एटलीस्ट ट्वाइस। तीनों एडवाइजरी काउंसिल हैं, तीनों का मेन ऑब्जेक्टिव है रेंडर टू एडवाइस प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स अंडर एनी एक्ट विद इन द डिस्ट्रिक्ट। फिर आ जाती है सेंट्रल अथॉरिटी। भाई सेंट्रल अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई है, उसमें चीफ कमिश्नर, कमिश्नर्स हैं, उसमें और भी ऑफिसर्स, एक्सपर्ट्स और एम्प्लॉइज हैं जैसे उनको चाहिए, उनके नंबर, उनकी सैलरीज, उनका अपॉइंटमेंट, उनका मेथड, टर्म्स एंड कंडीशन, सब कुछ एज में भी प्रिस्क्राइब्ड है। इसमें एक इन्वेस्टिगेशन विंग है जो डायरेक्टर जनरल की है। डायरेक्टर जनरल एंड अदर मेंबर्स, डायरेक्टर जनरल के लिए असिस्टेंट, डेप्यूटी, जॉइंट, नॉर्मल डायरेक्टर और एडिशनल, ये सारे लोग अपॉइंट हो सकते हैं। ये सारे लोग उसकी पार्ट्स के हिसाब से, उसकी गाइडेंस के हिसाब से चलेंगे। वो चाहे तो अपनी सारी पार्ट्स किसी और को रेंडर कर सकता है। कुछ पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, हमने पावर्स पढ़ी है 4। जब टू प्रोटेक्ट, प्रमोट, एनफोर्स द राइट ऑफ अ कंज्यूमर्स, मतलब वायलेशन ऑफ राइट ऑफ अ कंज्यूमर्स में कौन ध्यान देता है? सेंट्रल अथॉरिटी। प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मिसलीड एडवर्टीजमेंट या फॉल्स स्टेटमेंट, और फिर प्रीजुडिशियल इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। उसके बाद उन्हीं, अगर इन्हीं 4 चीजें अफेक्ट होती है तो उसके पास ऑर्डर पास करने के लिए अथॉरिटी है कि इंक्वायरी कर सकता है, एंटर कर सकता है किसी के भी प्रेमाइसेस में, फाइल कर सकता है, कंप्लेन रिव्यू कर सकता है मैटर्स को जहां पे उनका एंजॉयमेंट अफेक्ट हो रहा, रेकमेंड कर सकता है कि इंटरनेशनल कवेनेंस और इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स में जो लिखा है या वहां पे जो प्रैक्टिस है हम वो फॉलो करें। अंडरटेक ऐसे प्रमोशन एक्टिविटीज फॉर कंज्यूमर राइट्स, ऐसे लोगों को सपोर्ट करेगा, नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस को जो लोग कंज्यूमर राइट्स के लिए काम करते हैं। उसके बाद अवेयरनेस और स्प्रेड करेगा फॉर कंज्यूमर राइट्स। यूनिवर्सल और यूनिक गुड्स जो है उन आइडेंटिफायर्स को के लिए प्रिवेंट करवाएगा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, एडवाइस करेगा मिनिस्टर डिपार्टमेंट्स को कंज्यूमर वेलफेयर मेजर्स लाने के लिए, और नेसेसरी गाइडलाइंस देगा टू प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। यार ये सेंटेंस फॉर्म में, अगर मैंने बना भी दिए ना तो तुम सिर्फ इंक्वायर वर्ड पढ़ के जाओगे कि इंक्वायरी करेगा, इसके लिए एटलीस्ट सेंटेंस पढ़ोगे तो उसमें से आधा सेंटेंस लिख पाओगे, क्योंकि इसको हिंदी में समझ लो। जैसे मैंने बोला ना, इसलिए मैं वो वर्ड्स बोल रही हूँ जैसे तुम्हें हिंदी में समझा। इसकी ग्रामर तो बना ही सकते हो, इंक्वायरी कर सकता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन हैव द अथॉरिटी टू इंक्वायर इनटू द एनी इंफॉर्मेशन या एनी कंप्लेंट फाइल्ड बाय एनी कंज्यूमर, ऐसे। अब 3 कमीशन है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन को क्या बोलते हैं? कंज्यूमर मैकेनिज्म, नहीं कमीशन, कमीशन। जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उसके पास अथॉरिटी है कितने जुरिस्डिक्शन के अमाउंट की? डज नॉट एक्सीड अप टू 1 करोड़। अगर स्टेट कमीशन है तो उसके पास कितना जुरिस्डिक्शन है? 1 करोड़ टू 10 करोड़, और नेशनल के पास अब 10 करोड़। अब जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उसका कॉम्पोजिशन स्टैब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, उसमें भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडेंस लेगा ही, ठीक है। अब स्टैब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद फिर उसमें होते हैं 5 जज, वो हु इज और हैज बीन और वाज also is qualified to be the judge of district court, ठीक है। इसमें और कितने लोग हैं? 2 members minimum and such other members as may be prescribed, at least one should be a woman। अगर हम स्टेट कमीशन देखें, इट इज established by state government in consultation with Fiji, उसमें होता है a judge और 5 judge of high court in consultation with chief justice of high court, minimum 4 members, one shall be women। अब हम देखें अगर नेशनल कमीशन, इट एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें होते हैं 5 जज या फिर जज या ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कंसल्टेशन विद जस्टिस ऑफ इंडिया, और फिर 4 मेंबर्स
such other members as may be prescribed, one shall be women. Tenure 5 years 65 age, 5 years 65 age, लेकिन नेशनल में 5 years और प्रेसिडेंट की 70, अदर मेंबर्स की 67. रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं अगर डज नॉट सफर एनी डिस्क्वालिफिकेशन. अब एपिलेट जुरिस्डिक्शन, ठीक है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अगेंस्ट जाना चाहते हो तो स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन के अगेंस्ट नेशनल, नेशनल के अगेंस्ट विद इन 30 डेज लेने हैं. सिर्फ डिस्ट्रिक्ट वाले में 45 डेज. क्वालिफिकेशन बाय मिनिमम एज 35 होना चाहिए, प्लस द पर्सन शुड हैव अ बैचलर डिग्री, आल्सो हिज एबिलिटी और इंटीग्रिटी standing, have adequate knowledge of law, commerce, administration, economics, problems relating to consumer rights, ठीक है, ये सब का चीज का उसको नॉलेज होना चाहिए. डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स होता है अगर वो मॉरल टर्पिट्यूड में कन्विक्टेड है, अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट हो गए, रिमूवल और डिसमिस्ड, किसी और गवर्नमेंट ने अपनी उनकी जॉब से उनको निकाला होगा, हैज एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट, ठीक है, और अदर डिस्क्वालिफिकेशंस. कहाँ पे टेरिट, अब केस कहाँ करोगी, जहां ऑपोजिट पार्टी रिसाइड्स करते हैं, बिजनेस करते हैं, वर्क्स फॉर एनी गेन. अगर एक से ज्यादा ऑपोजिट पार्टीज है तो एनी वन पर्सन, या फिर जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अरोज हुआ है. फिर अगर हमने किसी ऑर्डर का, हाँ ये मैंने बताया था, जहां पे कंप्लेनेंट डिसाइड करता है वहां पे भी वो केस, हमने वहां पे मार्क किया था कि जहां पे कंप्लेनेंट रहता है वहां पे भी हम केस फाइल कर सकते हैं. पेनाल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी ऑर्डर, ठीक है, तो 1 month विच मतलब पेनाल्टी होगी इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 month विच में एक्सटेंड टू 3 years, और फिर 25,000 से विच में एक्सटेंड टू 1 lakh और बोथ, ठीक है. अब जब हम देख रहे हैं मीडिएशन, मीडिएशन हर डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, स्टेट कमीशन के बाहर एक मीडिएशन सेल होगा, ठीक है. इट शुड कंसिस्ट ऑफ, या फिर उसमें उसमें और चीजें मेंटेन करनी है. एक तो लिस्ट ऑफ इम्पेलमेंट मीडिएटर्स, लिस्ट ऑफ केसेस हैंडल, रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स और एनी अदर मैटर एज मे बी प्रिस्क्राइब. हर क्वार्टर में अपने अपने कमीशन को, मीडिएशन सेल को रिपोर्ट करना है. अब जो एम्पेलमेंट ऑफ मीडिएटर्स हैं वो सिलेक्शन कमेटी के थ्रू अपॉइंट होंगे. सिलेक्शन कमेटी में कौन है, प्रेसिडेंट और मेंबर्स ऑफ द कमीशन. वो लोगों को आना चाहिए कि कैसे डिस्प्यूट रिजॉल्व कर सकते हैं. बच्चे हमने अभी पढ़ा है कमीशन के प्रेसिडेंट, जो इज अ पास जज और हैज बीन, और इंडिया का प्रेसिडेंट. अटैच वाला ये टू बी अटैच टू ईच अदर. भाई ये एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन बैठी है, यहाँ से बाहर निकलो आप, यहाँ से लेफ्ट, वहां पे एक और हमने रूम रखा है, वो मीडिएशन सेल है. अटैच टू द कमीशन मतलब इधर ही जहां आपका कमीशन है उसके बाहर ही एक मीडिएशन सेल बना रखा है, ठीक है. इन लोगों को हम मीडिएटर्स को 5 साल के लिए अपॉइंट करेंगे और मैक्सिमम पीरियड्स और मैक्सिमम ईयर्स के लिए अपॉइंट कर सकते हैं एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय रेगुलेशंस. नॉमिनेशन करना है भाई, जो सूटेबल है, यही मैं बोलती हूँ, जो सूटेबल ऑफ रिजॉल्विंग द कंज्यूमर डिस्प्यूट वो लोग नॉमिनेट होंगे फॉर मीडिएटर्स. बट इनको कुछ 3 फैक्ट हैं जो डिस्क्राइब करने हैं या ओपन करने हैं बिफोर हैंडलिंग एनी केस. क्या है, पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है in the outcome of consumer dispute, या फिर ऐसे circumstances which may give rise to question his independency or impartiality, या any other factor as may be specified by. तो बेसिकली जस्टिफिएबल डाउट आता है अगर उसके इंडिपेंडेंसी पे या फिर इम्पार्शियलिटी, तो उसको वो डिस्क्लोज करना है. रिप्लेस कर सकते हैं हम जब चाहे मीडिएशन को. मीडिएशन सेल के प्रोसीजर में कवर होता है कि जब भी कोई मीडिएटर एक मुद्दा उठाने बैठा है तो उसके पास राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ बोथ द पार्टीज पता होना चाहिए, यूसेज ऑफ ट्रेड पता होना चाहिए उसको, और सर्कमस्टेंसेस which has given rise to the consumer dispute या any other relevant factor
उसको पता होना चाहिए। सेटलमेंट होने के बाद वो एक अग्रीमेंट होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस रिकॉर्ड इन राइटिंग साइन बाय द बोथ द पार्टीज, प्लस दिस रिपोर्ट हैज बीन फॉरवर्डेड टू द कमीशन एंड देन द फाइनल ऑर्डर कम्स। अगर सेटलमेंट नहीं हो पाता है, पॉसिबल नहीं है, तभी भी रिपोर्ट जाएगी टू द कमीशन कि इनका सेटलमेंट नहीं हुआ है। प्रोडक्ट लाइबिलिटी, प्रोडक्ट लाइबिलिटी अगेंस्ट होती है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट सेलर और प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर। हमने कुछ लाइबिलिटीज देखी है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर की लाइबिलिटी होती है जब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या डिफेक्टिव इन डिजाइन या फिर डिविएशन इन स्पेसिफिकेशन, वारंटी कंफर्म नहीं करी है या फिर एडिक्वेट इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस भी छुपाए हैं। फिर प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर में अगर क्या लाइबिलिटी, किस बात पे लाइबिलिटी अराइज हो सकती है, जब उन्होंने कोई इनएडिक्वेट, क्वालिफाइड, इम्परफेक्शन कोई सर्विस या परफॉर्मेंस आपको दी है, या फिर कोई चीज का नेग्लिजेंस, ओमिशन किया हुआ है, ठीक है, आपने कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विथ होल्ड की, हमने ऊपर भी देखा था, कंसील ऑफ एडिक्वेट इंस्ट्रक्शन। उसके बाद फिर डज नॉट इशू एडिक्वेट इंस्ट्रक्शंस और सर्विस डज नॉट कंफर्म एक्सप्रेस वारंटी। 2-3 पॉइंट्स सबके सिमिलर है। फिर प्रोडक्ट लाइबिलिटी आती है तब जब आपके पास पूरा एंटायर कंट्रोल है ऑफ डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग दैट हैज हार्म्ड समवन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने मॉडिफिकेशन, ऑल्टरेशंस किए हैं अपने प्रोडक्ट में, पर दैट इज आल्सो हार्म्ड समवन। आपने एक वारंटी एक्सप्रेस करी थी इंडिपेंडेंटली, पर एक्चुअल में परफॉर्म नहीं करी या नहीं दी, रिप्लेस रिपेयर करके नहीं दिया। द प्रोडक्ट हैज बीन सोल्ड बाय हिम, ठीक है, और आइडेंटिटी ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर आपने हाइड करा है। उसके बाद रीजनेबल केयर नहीं ली है जब भी आप असेंबल कर रहे थे कोई भी कुछ। लेकिन ऐसे कुछ मुद्दे हैं जहां पे आप एक्शन नहीं ले सकते। उसने एक्सप्रेस जहां वारंटी करी थी, ठीक है, जहां पे उसने वार्निंग वगैरह पहले ही इनिशियली दे दी थी, सारे इंस्ट्रक्शंस आपको क्लियरली डिफाइंड थे, रीजनेबल केयर ऑफ असेंबलिंग द गुड्स किया था, ठीक है। उसके बाद फिर उस जहां पे उस एक एक्सपर्ट की जरूरत थी, उसने कहा था कि इट शुड बी यूज्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट, तो उसने क्लियरली मेंशन किया था आपने नहीं एक्सपर्ट के अंडर काम किया तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते। जब भी कोई पर्सन इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल है या ड्रग्स है तभी भी वो एक्शन नहीं ले सकते। अगर आपने सेंट्रल अथॉरिटी के डायरेक्शंस का नॉन कंप्लायंस किया है, ठीक है, तो आपको पेनाल्टी लग सकती है इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 months विच में एक्सटेंड्स टू कुछ नहीं है, और विथ फाइन विच में एक्सटेंड्स टू 20 lakhs और बोथ। अगर आपने फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स की है तो इम्प्रिजनमेंट फॉर द फर्स्ट ऑफेंस, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years विथ फाइन विच में एक्सटेंड्स टू 10 lakhs।